नमस्कार दोस्तों। जो चाइना अब तक अपने आस पड़ोस के देशों को डरा धमका कर रखने में यकीन रखता हो, आज वो खुद ही बुरी तरीके से डरा हुआ है, वो भी अपने दूसरे पड़ोसी देश जापान की वजह से। चाइना की मीडिया ने अभी हाल ही में एक बात को बहुत अच्छे से क्लियर कहा है कि अगर जापान चाहे तो आने वाले एक ही महीने के अंदर 5,500 से ज्यादा परमाणु हथियार बना सकता है। अब ये वाकई में चाइना के लिए डरने की बात है, क्योंकि एक तरफ इसका सबसे बड़े वाला दुश्मन भारत है, दूसरी तरफ सबसे बड़े वाला दुश्मन जापान है। और अभी हाल ही में दोनों के दोनों दुश्मनों ने हाथ मिला लिया, और अगर दोनों परमाणु संपन्न बन गए तो आने वाले समय में ये जो ताइवान के ऊपर हमला करने की प्लानिंग कर कर बैठा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश के ऊपर हमला करने के लिए प्लानिंग कर कर बैठा हुआ है, वो सब की सब धरी की धरी रह जाएगी। और आज एशिया के अंदर अगर सबसे पावरफुल कंट्री के रूप में किसी को देखा जाता है तो वो चाइना है। और अगर 5,500 हथियार यानी 5,500 परमाणु हथियार जापान ने बना दिया तो फिर चाइना को कौन पूछेगा? क्या चाइना को अपना इतिहास एक बार फिर से याद आ रहा है? क्या एक बार फिर से ऐसा फील हो रहा है कि आने वाले समय में उसका कोई वजूद नहीं रहने वाला? सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अंजलि जोशी के YouTube प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा ये सुनिए कि ये बात कहां से निकल के आई कि जापान चाहे तो एक महीने में 5,500 परमाणु बना सकता है। अब हुआ क्या था, कल शाम को चाइना के जो राजदूत आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है जांग हानहुई। जांग हानहुई मीडिया से बातचीत के दौरान एक बात बहुत बड़ी बोल देते हैं और इनकी तरफ से कहा गया कि हमने पता लगाया है, हमारे एक्सपर्ट ने और हमारी खुफिया विभाग ने पता लगाया कि जापान के पास में 44.4 टन यानी 45 टन, आप मान लीजिए 45 टन के आसपास प्लूटोनियम मौजूद है। और ये प्लूटोनियम इतनी ज़्यादा मात्रा में मौजूद है कि अगर जापान चाहे तो आज के आज यानी एक महीना आप मान के चलो, एक पूरे के पूरे महीने में 5,500 से ज़्यादा परमाणु हथियार बना सकता है। क्योंकि परमाणु हथियार बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो ऑलरेडी किसके पास मौजूद है? जापान के पास में मौजूद है। हालांकि जापान एनपीटी का सदस्य है, इसीलिए अभी तक जापान ने सोचा नहीं है कि हम परमाणु बनाए। पर अगर जिस दिन जापान ने ठान लिया कि हमें परमाणु हथियार बनाना है तो वो केवल एक महीने में, केवल 30 दिन के अंदर 5,500 से ज़्यादा परमाणु हथियार बना लेगा। और इसी बात को लेकर पूरे के पूरे चाइना के अंदर हड़कंप मच गया। पूरी की पूरी चाइना की मीडिया इसी बात को लेकर कवर कर रही है कि आने वाले समय में आपको 10वां परमाणु संपन्न देश या तो ईरान देखने को मिलेगा या फिर जापान देखने को मिल सकता है। ये तो आने वाले 1-2 महीने ही डिसाइड करेंगे कि किसके पास में परमाणु ज़्यादा है और कौन 10वां परमाणु संपन्न देश बनने जा रहा है। अब आप जरा देखिए कि जापान और चाइना के बीच में क्या दुश्मनी है। क्योंकि भारत और पाकिस्तान की जैसी दुश्मनी है ना, ठीक उसी प्रकार की दुश्मनी चाइना और जापान के बीच में है। तो इनका इतिहास क्या है, क्यों चाइना इस जापान से डर रहा है, उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में अगर हम इस तरफ चले तो ये आपको दिखाई दे रहा है हमारा देश। हमारे देश के ठीक ऊपर की साइड अगर हम चलें तो ये आपको दिखाई दे रहा है चाइना, और चाइना के ठीक इस तरफ अगर हम चलें तो ये आपको पड़ोस में एक छुटकू सा देश दिखाई दे रहा होगा जिसका नाम है जापान। और इसी जापान से बहुत बुरी तरीके से डरता है कौन? चाइना। अब जरा सुनिए कि चाइना को पहला डर क्या लग रहा है। चाइना के मन में सबसे बड़ा खतरा यह है कि आज एशिया में इसके 2 बड़े दुश्मन हैं। सबसे बड़ा दुश्मन भारत और दूसरा बड़ा दुश्मन कौन है? जापान। भारत दुश्मन क्यों है? क्योंकि अक्साई चीन के ऊपर कब्जा किया है और भारत पहले से क्या है? परमाणु संपन्न है। दूसरा दुश्मन देश कौन है? जापान दूसरा दुश्मन देश है, क्योंकि इसके पास में अब तक परमाणु हथियार मौजूद नहीं था। तब तक हम चाहे तब तक इसको डरा सकते थे। पहली बात कि 2 के 2 दुश्मन क्या हो जाएंगे? परमाणु संपन्न बन जाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर
जापान ने परमाणु कार्यक्रम शुरू किया। अगर जापान परमाणु बनाने की होड़ शुरू करता है तो फिर हो सकता है दक्षिण कोरिया भी परमाणु हथियार बनाने की कोशिश करेगा, और उत्तर कोरिया जो कि किम जोंग उन वाला इलाका है जिसके पास ऑलरेडी 80-90 परमाणु हथियार मौजूद हैं, तो वो भी अपने परमाणु कार्यक्रम को और ज्यादा तेजी से बढ़ाएगा, और भी ज्यादा मिसाइलों का परीक्षण करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जापान और कोरिया की भी आपस में नहीं बनती है। तो हो सकता है कि ये भी क्या करे, ऐसे और भी ज्यादा परमाणु हथियार बनाने की कोशिश करे। और अगर इसने कोशिश करी तो आस पड़ोस में एशिया में ऐसे कई सारे देश मौजूद हैं जिनके पास में परमाणु नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें, ताइवान के पास में परमाणु मौजूद नहीं है। ताइवान किसकी नीति में चलता है? अमेरिका की। अमेरिका की एक नीति है जिसका नाम है अम्ब्रेला नीति, अम्ब्रेला परमाणु नीति, जिसके अकॉर्डिंग जो अमेरिका के सहयोगी देश हैं और अगर उन देशों के पास में परमाणु हथियार मौजूद नहीं है तो अमेरिका बोलता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे ऊपर किसी परमाणु संपन्न देश ने अटैक कर दिया तो तुम उस दिन यह समझना कि अमेरिका के परमाणु हथियार तुम्हारे हैं, अमेरिका तुम्हारी तरफ से युद्ध लड़ेगा, जिसके अंदर ताइवान भी शामिल है, जापान भी शामिल है और दक्षिण कोरिया भी इसके अंदर शामिल है। तो क्या होगा, एशिया में शक्ति संतुलन बिगड़ेगा। और आज चाइना के अंदर जो दुनिया भर की कंपनियां बैठी हुई है, चाइना के अंदर जो इन्वेस्ट करती हैं, वो सब उठ के एक बार फिर से कहां शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी, जापान के अंदर या फिर दूसरे देशों के अंदर जाना शुरू हो जाएगी। इसी बात को लेकर डर लगता है। तीसरा सबसे बड़ा प्रमुख कारण यह है चाइना और जापान की दुश्मनी के बीच का, क्योंकि जापान के ऐसे कुछ टापू जो यहाँ आपको दिखाई देते हैं ना, ये छोटे छोटे से जो टापू हैं, छोटे छोटे से द्वीप है, जिसको लेकर चाइना कई बार बोल चुका है कि ये द्वीप जापान के नहीं है बल्कि ये मेरे हैं, और जापान बोलता है कि ये द्वीप मेरे हैं, इसके नहीं हैं। अगर इसके पास में परमाणु होगा तो क्या चाइना की हिम्मत होगी क्या कल से इसके ऊपर अटैक कर दे? आज चाहे भले ही जापान टेक्नोलॉजी में आगे हो, फिर भी चाइना इसको आंख दिखाने में पीछे नहीं हटता है। पर अगर इसके पास परमाणु आ गया तो फिर इस द्वीप को लेकर ये कभी कुछ नहीं बोल पाएगा। चौथी सबसे बड़ी बात, ये जो 9 देश लाइन है, जैसे फिलीपींस की हम बात करें, जापान की हम बात करें, ताइवान की बात करें, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, कंबोडिया, ये जो सारे देश आपको दिखाई देते हैं, थाईलैंड हो गया है, इन सारे के सारे देशों के साथ में सीमा साझा होती है किसकी? चाइना की। और चाइना का इन सारे के सारे देशों के साथ में झगड़ा है, जिसमें जापान भी शामिल है। तो 9 देश लाइन को लेकर एक बार फिर से झगड़ा हो सकता है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप सुनिए, जापान की अगर हम बात करें तो पूरे एशिया की अगर हम बात करें तो पूरे एशिया में जापान इकलौता ऐसा देश है जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत है। यानी जापान दिखने में एक छोटा सा देश है पर इसकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है। अगर दुनिया भर में किसी प्रकार की महामारी फैल जाए या फिर बहुत बड़े लेवल पर युद्ध की शुरुआत हो जाए तो इसके पास में तीनों की तीनों सेना बड़ी मजबूत है, खास करके वायु सेना इसकी बहुत खतरनाक है। इसके अलावा अगर हम हथियारों की बात करें तो जापान दूसरे देशों से हथियार खरीदने की बजाय खुद से ही हथियार बनाता है, यानी हर प्रकार के हथियार इसके पास में मौजूद हैं। यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी की बात करें तो रोबोटिक हथियार हो गए हैं, एग्रीकल्चर की भी बात करें, हर प्रकार में इसने क्या किया है? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। यानी आप समझ सकते हैं कि जापान अब तक हर चीज़ों में अव्वल है, और अगर ये परमाणु भी बनाना चाहे तो इसके पास में 44.5 टन यानी 45 टन के आसपास प्लूटोनियम मौजूद है, जिससे ये 1 महीने के अंदर 5,500 परमाणु बना लेगा। तो इसी बात को लेकर चाइना के मन में डर बैठा हुआ है। अब आप जरा इन दोनों की दुश्मनी का इतिहास सुन लीजिए कि इतिहास में हुआ क्या था, क्यों आखिरकार चाइना जापान से इतना बुरी तरीके से डरा हुआ है। ये आप देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है चाइना का मैप। एक तरफ हम चले तो ये रहा जापान। एक समय क्या था, चाइना जो था वो कमजोर था, यानी चाइना आज बहुत पावरफुल है, आज भारत भी पावरफुल है, पर एक समय था जब ये बहुत कमजोर थे और इन सारे के सारे देशों के ऊपर किसका शासन था? ब्रिटिशरों का शासन था। अब उस समय जापान जो था वो बहुत ज्यादा पावर में था। जापान क्या है? बड़ा पावरफुल था। कब की बात कर रही हूं मैं? 1930 के दशक से पहले की। 1930 के दशक पहले, यानी भारत भी क्या था उस समय? ब्रिटिशरों का गुलाम था। तो ये पूरे के पूरे एशिया में यानी मिडिल ईस्ट तक जो है ब्रिटेन वाले फैले हुए थे, और एशिया के अंदर अगर सबसे पावरफुल कोई देश था उस समय तो केवल कौन था? जापान था। अब जापान ने सोचा
कि अगर ब्रिटिशर इतने दूर से आकर इन सारे देशों को अपना गुलाम बना सकते हैं तो मैं भी पावरफुल हूँ, मेरी सेना भी बड़ी मजबूत है। और उस समय भी जापान के पास में टेक्नोलॉजी हुआ करती थी, तो मैं हर चीज़ में अव्वल हूँ। बस मेरे पास में क्या है, गैस तेल मौजूद नहीं है, मेरे पास में ऐसे कई प्रकार के प्राकृतिक संसाधन और खनिज जो होने चाहिए वो भी मेरे पास में मौजूद नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कई सारे देशों को गुलाम बनाना पड़ेगा। और अगर उन देशों के पास में वो सारी चीज़ें मौजूद हैं तो उन चीज़ों पर किसका हक होगा, केवल जापान का हक होगा। अब जापान ने इस प्रकार की सोच रखते हुए सोचा कि चलो किसी न किसी देश को गुलाम बनाने की शुरुआत करते हैं, पर दूर क्यों जाना, सबसे पहले शुरुआत ही पड़ोस से की जाए। तो जापान ने सबसे पहले किसके ऊपर कब्जा किया, इस पे, कोरिया पर। उस समय नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया अलग अलग नहीं थे, है ना, दोनों के दोनों एक थे और एक देश हुआ करता था जिसका नाम था कोरिया। कोरिया के ऊपर अटैक किया, कोरिया की सेना ने सरेंडर कर दिया और पूरा का पूरा कोरिया किसका गुलाम बन गया, जापान का गुलाम बन गया। समय बीता और समय बीतने के साथ साथ जापान की सेना कोरिया से आगे बढ़ते हुए चीन के अंदर इंटर कर गई। पर चाइना के अंदर उस समय सेना मौजूद थी और चाइना की सेना और जापान की सेना के बीच में एक बहुत भयंकर लड़ाई हुई। और ऐसी भयंकर लड़ाई हुई जिसमें जापान के सैनिकों ने इस प्रकार से तलवार और राइफल को चलाया कि गाजर मूली की तरह चाइना के आम नागरिकों को और चाइना के सैनिकों को काट दिया। जिसमें कहा जाता है कि इतिहास की सबसे बड़ी घटना अगर जापान ने कहीं घटित करी थी तो वो था चाइना। और चाइना का एक बहुत बड़ा शहर है जो आज भी मौजूद है और इस शहर का नाम है नानजिंग शहर। और इसी नानजिंग शहर के अंदर तकरीबन 3.5 लाख से ज्यादा लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया था, किसने, जापान ने। तो नानजिंग नरसंहार की वजह से चाइना के लोग आज भी जापान को पसंद नहीं करते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर पाकिस्तान का कोई लोग भारत घूमने के लिए आ जाए तो हम चिड़ा चिड़ा के मार देते हैं उसको, है ना, कि इंडियन आर्मी के सामने कैसे झुक जाते हो तुम लोग, क्या हो, तुम्हारी औकात क्या है, ऐसे हम उसको चिढ़ाते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर जापान का व्यक्ति कोई चाइना घूमने के लिए चला जाए तो उसे चाइना के लोग एक्सेप्ट नहीं करते, ना उससे बात करना पसंद करते हैं, क्योंकि 3.5 लाख से ज़्यादा लोगों को नानजिंग के अंदर मार दिया। इसके अलावा एक बहुत बड़ा युद्ध नानजिंग शहर के पास ही एक और शहर मौजूद है चाइना का जिसका नाम है मंचूरिया। इस मंचूरिया के ऊपर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया और कब्जा करते करते ये कहाँ पहुंच गए थे, बीजिंग के अंदर पहुंच गए। यानी ये जो आपको इलाका दिखाई दे रहा है ना, ये इलाका, ये चाइना का पूरा इलाका एक समय के लिए किसका गुलाम बन गया था, जापान का गुलाम बन गया था। जापान का शासन यहाँ पर चलने लगा था और 1931 से लेकर 1945 तक जापान ने पूरी तरीके से चाइना के ऊपर राज तक किया है, बिल्कुल राज किया है। यहाँ पर कैसे राजा महाराजा कई प्रकार के हुआ करते थे, पर पूरी तरीके से शासन किसका चल रहा था, जापान का। इसके अलावा उस समय जो चाइना का एक पार्ट हुआ करता था जिसका नाम है ताइवान, ये आपको दिखाई दे रहा होगा ताइवान। इस ताइवान के ऊपर भी जापान ने कब्जा किया और 50 साल तक इस ताइवान के ऊपर राज किया। अगर आप कभी ताइवान घूमने के लिए जाएंगे तो आपको यहाँ चाइना की कोई झलक देखने को मिलेगी ही नहीं, आपको फील नहीं होगा कि ये चाइना का पार्ट है। आप ताइवान घूमने के लिए जाएंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि ये जापान का ही पार्ट है, क्योंकि आज देखो 50 साल तक गुलामी की यहाँ पर सत्ता रही, गुलाम बनाकर रखा। तो ताइवान के अंदर जो भी संस्कृति है वो सब किसके अकॉर्डिंग चलती है, जापान के अकॉर्डिंग। यानी जापान के जो त्योहार है, संस्कृति है, जिस प्रकार से लोग बोलते हैं, जो बोली है, लगभग आपको 99% चीज़ें इससे मैच होती दिखाई देगी किसके अंदर, ताइवान के अंदर। और इसी वजह से चाइना जो है इसके लिए सबसे बड़ा गुनाहगार किसको मानता है, जापान को, कि आज अगर हमसे ताइवान छीन गया तो वो किसकी वजह से छीना है, केवल इस जापान की वजह से छीना है। तो ये आप समझ सकते हैं कि इतिहास ही ऐसा रहा है जिसकी वजह से चाइना नहीं चाहता है कि एक बार फिर से जापान पावर में आ जाए और यह परमाणु संपन्न बन जाए। अगर यह परमाणु संपन्न बन गया तो सबसे बड़ी दिक्कत किसको होगी, इसी को। और जापान ने अभी हाल ही में भारत के साथ जो हाथ मिलाए हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि वो भी डर की वजह है। अब आगे आप देखिए, आने वाले 2027 के अंदर चाइना ने अपना लक्ष्य रख रखा है, जिसके लिए चाइना के PLA यानी चाइना की जो आर्मी है, पीपुल लिबरेशन आर्मी, उन्होंने लक्ष्य रखा है कि 2027 के अंदर चाहे कुछ भी हो चाइना अटैक कर देगा ताइवान के ऊपर।
और जब ये दोनों लड़ाई लड़ेंगे ना, ये लड़ाई लड़ेंगे तो बीच में 100% कूदेगा साउथ कोरिया और जापान। क्यों ये दोनों कूदेंगे? क्योंकि ये दोनों किसके समर्थक हैं? अमेरिका के समर्थक हैं। और ये जो ताइवान है ये भी किसका समर्थक है? अमेरिका का समर्थक है। अमेरिका और ताइवान के बीच में क्या समझौता हो रखा है कि अगर जापान, माफ कीजिएगा, अगर चाइना ने ताइवान के ऊपर अटैक किया, ये दोनों की लड़ाई हुई, तो बीच में बचाने के लिए ताइवान को कौन आएगा? अमेरिका आएगा। और अगर अमेरिका यहाँ कूदेगा तो अमेरिका का बड़ा सहयोगी कौन है? जापान है। और दूसरा सहयोगी कौन है? साउथ कोरिया। क्योंकि दोनों के अंदर अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं, अमेरिका के रडार लगे हुए हैं, अमेरिका की सेना बैठी हुई है। यानी अमेरिका की जो मिलिट्री पावर होती है वो सब कुछ साउथ कोरिया और जापान के अंदर मौजूद है और ताइवान के अंदर भी मौजूद है। तो ये भी बहुत बड़ा डर सता रहा है कि हम जापान को निपट सकते थे, पर अगर जापान के पास परमाणु आ गया तो जापान फिर बहुत बुरी तरीके से बैंड बजाएगा, ये चुप नहीं बैठेगा। ये बहुत बड़े डर की बात है और ये एक प्रतीकात्मक चित्र है जो कि आप देख सकते हैं किस प्रकार से लड़ाई हुई थी जापान की और चाइना के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और इंस्टा पर फॉलो करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। अब आप देखिए चाइना, अब आपको मैंने यहाँ पर बताया था कि अमेरिका की अम्ब्रेला नीति, जिसके अंदर जो है जापान और अमेरिका दोनों के दोनों क्या बन के बैठे हैं? सहयोगी बनकर बैठे हैं। अब जरा सोचिए, अगर जापान यहाँ परमाणु बनाता है तो फिर चाइना की स्थिति किस प्रकार से होगी? क्योंकि चाइना को चक्कर आने वाले हैं, चारों तरफ देखेगा तो वो सब परमाणु संपन्न देश उसको दिखाई देंगे। क्योंकि एशिया एक ऐसा देश बनने जा रहा है, माफ कीजिएगा, एशिया एक ऐसा कॉन्टिनेंटल बनने जा रहा है जहां लगभग देशों के पास में परमाणु हथियार मौजूद होगा। अब आप जरा यहाँ पर देखिए, अगर हम हमारे देश की बात करें तो हमारा देश परमाणु संपन्न है। हमारे देश का ही एक और भाग जिसका नाम है पाकिस्तान परमाणु संपन्न है। ये दोनों देश किसके पड़ोसी हैं? चाइना के पड़ोसी हैं। चाइना के ऊपर वाला देश रशिया परमाणु संपन्न है। अगर हम थोड़ा और आगे बढ़े तो ये जो नॉर्थ कोरिया आपको दिखाई दे रहा है ये चाइना का सहयोगी है, परमाणु संपन्न है। जापान की अगर हम बात करें तो परमाणु बनाने की कोशिश कर रहा है, यानी चाइना के चारों तरफ हो गए हैं परमाणु। आगे अगर हम बढ़े तो सऊदी अरब परमाणु बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ के प्रिंस ने अभी हाल ही में अनाउंस किया है। ईरान की अगर हम बात करें तो ये भी परमाणु बनाने की कोशिश कर रहा है। और अगर हम इजराइल की बात करें तो इसके पास ऑलरेडी परमाणु हथियार मौजूद हैं। तुर्की किसका सहयोगी है? अमेरिका का सहयोगी है, अम्ब्रेला नीति के अंदर आता है। वहीं हम आगे की बात करें तो इराक भी परमाणु बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अब आप देखो, जापान से लेकर आगे तक अगर हम जाएं पश्चिमी एशिया तक, तो लगभग सब देशों के पास में क्या है? परमाणु हथियार सारे के सारे संपन्न देश बन जाएंगे। फिर इस चाइना को कौन पूछेगा? यही तो सबसे बड़ा डर सता रहा है चाइना को कि मेरी आने वाली स्थिति क्या होने वाली है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, जिसे लेकर चाइना के राजदूत ने स्टेटमेंट दिया था। चाइना के राजदूत बोल रहे हैं कि भाई साहब 45 टन के आसपास प्लूटोनियम मौजूद है जिससे वो परमाणु बना लेगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यूरेनियम संवर्धन तो समझ में आता है, ये प्लूटोनियम क्या है? क्योंकि ईरान के पास में सबसे ज़्यादा यूरेनियम संवर्धन मौजूद था, और अगर यूरेनियम संवर्धन मौजूद होगा यानी शुद्ध यूरेनियम मौजूद होगा तो परमाणु बना लेगा। प्लूटोनियम क्या है, इसका उपयोग कैसे होता है, जरा आप शॉर्टकट में और आसान लैंग्वेज में इसको समझिए। ये प्लूटोनियम की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसा दिखाई देता है ना। प्लूटोनियम ये जमीन से सीधा नहीं निकलता है कि चट्टान को खोदा और वहां से निकाल लिया, नहीं। वहां से क्या निकलेगा? सीधा यूरेनियम निकलेगा। पर यूरेनियम एकदम शुद्ध नहीं होगा, उसके अंदर कई प्रकार की मात्रा मौजूद होगी। यूरेनियम निकलेगा और उस यूरेनियम को रिएक्टर के अंदर डाला जाएगा। सीधे से समझिए, एक मशीन के अंदर डाल दिया गया और उस मशीन को कई महीनों तक घुमाया गया, लगातार घुमाया गया और उस यूरेनियम का इतना बारीक पाउडर बना दिया गया, बिल्कुल बारीक पाउडर जिसका कलर ही बदल चुका है। 3 महीने से लगातार उस चक्रे के अंदर घूम रहा है और अंततः उस यूरेनियम से हमें क्या मिलेगा? प्लूटोनियम बनेगा। यानी उस रिएक्टर के अंदर जो कई महीनों तक चल रहा है वो क्या है? यूरेनियम को शुद्ध करके क्या बना दिया? प्लूटोनियम बना दिया। और प्लूटोनियम एक प्रकार का सीधा परमाणु बन गया कि अगर प्लूटोनियम को किसी प्रकार के मिसाइल के अंदर भर के भी मार दिया जाए तो इस प्रकार से चेन रिएक्शन बनेगा कि खतरनाक ऊर्जा निकलेगी। जैसे ही वो गिरेगा और क्या होगा? खतरनाक ऊर्जा उसके अंदर से निकलने वाली है। तो अगर प्लूटोनियम की बात करें तो ये परमाणु है सीधे तरीके से, और यूरेनियम की अगर हम बात करें
तो उसे शुद्ध करके क्या किया जाता है, परमाणु के रिएक्शन में डाला जाता है, परमाणु बनाया जाता है। तो प्लूटोनियम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और यूरेनियम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है परमाणु बनाने के लिए। अब अगर हम जापान की बात करें तो क्या जापान इतना आसानी से परमाणु बना लेगा? तो अब आप जरा सोचिए, यहाँ पर देखिए, अगर हम जापान की बात करें, जैसे ये जापान देश मौजूद है, जापान की अगर हम बात करें तो जापान के आस पास में जो है आज परमाणु रिएक्टर मौजूद है। बिल्कुल जापान ने परमाणु रिएक्टर बना रखे हैं, पहले बिजली के लिए यूज़ कर रहा था, आज अगर चाहे तो परमाणु बनाने के लिए यूज़ कर सकता है, क्योंकि हथियार तो इसने बनाया है इससे। परमाणु रिएक्टर इसके पास में मौजूद है, अच्छे वैज्ञानिक इसके पास में मौजूद हैं, परमाणु बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए है वो भी इसके पास में मौजूद है। यानी सीधी से आसान लैंग्वेज में आप समझो कि जापान जो है उसके पास में एक ज़मीन मौजूद है, उस ज़मीन के ऊपर रेती मौजूद है, सीमेंट मौजूद है, सलिए भी मौजूद है और उसे बनाने वाला इंजीनियर भी मौजूद है। यानी क्या बाकी है? केवल घर बनाना बाकी है। चीज़ें सारी कुछ मौजूद है और इंजीनियर को पता भी है कि बनाना कैसे है। ठीक उसी प्रकार से सारी चीज़ें जापान के पास मौजूद हैं, जापान चाहे तब ये सारी की सारी चीज़ें बना सकता है। तो अब यहाँ तकाइची को लेकर डर लगना, यानी जापान को लेकर डर लगना समझ में आता है। और सबसे बड़ा डर ये है कि अभी तकाइची ने भारत विजिट किया था, उसी दौरान भारत और जापान का एक रक्षा समझौता हुआ, जिसमें जापान ने यह कहा था कि आपने रशिया के साथ में मिलकर ब्रह्मोस बनाया, आप जापान के साथ में मिलकर भी कुछ हथियार बनाइए, क्योंकि जापान और भारत अब दोनों के दोनों मिलकर कुछ हथियार भी बनाने वाले हैं। यानी अगर इन दोनों ने जिस दिन कोई बड़ा हथियार बना दिया तो ये दोनों क्या बन जाएंगे? एक बहुत अच्छे साझेदार बन जाएंगे, जैसे रशिया और भारत आज साझेदार है। और अगर ये दोनों साझेदार बन गए तो आप जरा सोचिए, अगर भारत की दुख की घड़ी होगी तो फिर जापान उधर से परेशान करेगा कि नहीं करेगा चाइना को। इसी बात को लेकर चाइना के मन में डर है कि दो दुश्मन परमाणु संपन्न हो गए तो तेरा क्या होगा कालिए। आप अब जो भी सोचते हैं अपनी राय को जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि चाइना का डर वाजिब है या नहीं, और जापान को परमाणु बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, क्या इससे एशिया में संतुलन बिगड़ेगा? आप जो भी सोचते हैं जरूर से लिखिएगा, क्योंकि अगर ये परमाणु बनाता है तो भारत को इसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।